क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। बाहर से देखें तो ये 4 अलग अलग मानसिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इनके पीछे छुपे उस एक शेयर्ड कोर, उस गहरे सच को अनकवर करने वाले हैं जो इन चारों को आपस में जोड़ता है। चलिए इस वाइल्ड क्लस्टर का रहस्य एक साथ सुलझाते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन 6 हिस्सों पर गौर करेंगे। पहले द क्लस्टर बी स्पेक्ट्रम और इनका शेयर्ड इमोशनल कोर। फिर देखेंगे सिवेरिटी और जेंडर डिफरेंसेस का क्या असर होता है। उसके बाद बॉर्डरलाइन और एंटी सोशल डिसऑर्डर्स को एक साथ समझेंगे, फिर नार्सिस्टिक और हिस्ट्रॉनिक डिसऑर्डर्स को, और आखिर में इन सब को जोड़ते हुए द यूनिफाइड थ्योरी पर बात करेंगे। ये समझने के बाद ये सारों ब्रांचेस बिल्कुल लॉजिकल लगने लगेंगी। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द क्लस्टर बी स्पेक्ट्रम। बॉर्डरलाइन, एंटी सोशल, नार्सिसिस्टिक और हिस्ट्रियोनिक। क्लिनिकल दुनिया में इन चारों का नाम बहुत आम है। इन्हें अक्सर एक साथ द वाइल्ड क्लस्टर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन सभी में भावनाओं का एक बहुत ही एक्सट्रीम रूप देखने को मिलता है। असल में इन एक्सट्रीम इमोशंस की वजह से ही कई बार इन्हें गलती से डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर समझ लिया जाता है। लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ किसी एक मूड स्विंग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये डीप सीटेड नेगेटिव इमोशंस का एक लंबा दौर है। और यही हमें ले जाता है हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, द शेयर्ड इमोशनल कोर। इन ड्रामेटिक व्यवहारों के पीछे के सच को समझने के लिए सोर्स मटेरियल की एक बात यहाँ बहुत सटीक बैठती है। इसमें लिखा है कि इन डिसऑर्डर्स वाले लोगों में भावनात्मक चमड़ी की उतनी मोटाई नहीं होती जितनी आम लोगों में होती है। मतलब इनका इमोशनल आर्मर बहुत पतला होता है। जरा सोचिए, जिस बात को हम एक आम सी नोक झोंक मानकर भूल जाते हैं, वो इनके लिए अंदर तक चुभने वाला एक गहरा घाव बन सकती है। ये उपमा सच में हमें एक एम्पैथी, एक नई सहानुभूति देती है। तो सबसे अहम बात ये है कि इन चारों अलग अलग दिखने वाले डिसऑर्डर्स का बीज दरअसल एक ही है। इन सब में कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन हैं, जैसे हाई न्यूरोटिसिज्म, अपनी आइडेंटिटी को लेकर हमेशा एक कंफ्यूजन रखना, रिजेक्शन से हद से ज्यादा डर और बिल्कुल लो सेल्फ एस्टीम। असल में ये कमजोर सेल्फ इमेज और इमोशनल इंस्टेबिलिटी मिलकर एक पेड़ के तने या ट्रंक की तरह काम करते हैं, और इसी एक तने से आगे चलकर ये चारों अलग अलग डिसऑर्डर्स पनपते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर इन सब का मूल कारण इनकी रूट एक ही है, तो फिर इनका बाहरी व्यवहार एक दूसरे से इतना अलग क्यों नजर आता है? कोई अग्रेशन दिखा रहा है तो कोई ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं वो कौन से स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स हैं जो इस एक तने को 4 डिस्टिंक्ट शाखाओं में बांट देते हैं। आइए समझते हैं हमारे तीसरे हिस्से में सिवियरिटी और जेंडर डिफरेंसेस। इस स्ट्रक्चरल चीट शीट को ध्यान से समझिए। इस पूरे पजल को सॉल्व करने के लिए हमें इन चारों डिसऑर्डर्स को 2 आधार पर देखना है। पहला, डिसऑर्डर कितना सीवियर या डिसेबलिंग है, यानी स्थिति कितनी गंभीर है, और दूसरा है जेंडर। कुछ स्थितियां बेहद गंभीर होती हैं जो इंसान को बिल्कुल डिसेबल कर देती हैं, और कुछ थोड़ी कम इम्पेयरिंग होती हैं जो मुख्य रूप से सामाजिक रिश्तों को प्रभावित करती हैं। कौन सा डायग्नोसिस निकलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि लक्षण कितने सीवियर हैं, और सबसे जरूरी बात, हमारा कल्चर महिलाओं और पुरुषों को अपना दुख व्यक्त करने की किन तरीकों से इजाजत देता है। तो आइए इनमें से सबसे गंभीर स्थितियों को देखें। हिस्सा 4 में बॉर्डरलाइन और एंटी सोशल डिसऑर्डर्स। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर या बीपीडी को याद रखने का एक आसान तरीका है ये आई डिस्पेयर निमोनिक। इसमें आते हैं आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस, डिस्फोरिया या उदासी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, सुसाइडल टेंडेंसीज, साइकोसिस जैसे लक्षण, एंगर, इम्पल्सिविटी और रिलेशनशिप्स में भारी उतार चढ़ाव। ये एक बेहद सीवियर स्थिति है दोस्तों। इसमें आमतौर पर नौकरी पर टिके रहना या करीबी रिश्ते निभाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन हाँ, उम्मीद जरूर है। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी यानी डीबीटी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो इन लक्षणों को मैनेज करने में बहुत मददगार साबित होती है। अब इस गंभीर स्पेक्ट्रम के दूसरे हिस्से पर आते हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसे समझने के लिए ACIDLIR निमोनिक काम आता है। सबसे जरूरी बात ये स्ट्रिक्टली अडल्ट्स ओनली डायग्नोसिस है। 18 साल से कम उम्र में ये नहीं दिया जा सकता। बाकी इसमें अपराध की प्रवृत्ति, इम्पल्सिविटी, दूसरों की सुरक्षा की परवाह न करना, झूठ बोलना, गैर जिम्मेवारी, अग्रेशन और सबसे अहम रिमोर्स यानी पछतावे की बिल्कुल कमी होती है। ASPD वाले लोग
दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं, और सच कहूं तो इनमें ट्रीटमेंट लेने की मोटिवेशन बहुत ही कम देखी जाती है। अब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। बीपीडी और एएसपीडी, इन दोनों का जो अंदरूनी कोर है ना, वो बिल्कुल एक है। वही सेम इमोशनल इंस्टेबिलिटी और कमजोर सेल्फ इमेज। लेकिन सोसाइटी के नियम महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग हैं। समाज महिलाओं से उम्मीद करता है कि वो दुख जताने के लिए केयर सीकिंग या खुद को नुकसान पहुंचाने का रास्ता चुनेगी, जिससे बीपीडी बाहर आता है। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों के लिए गुस्सा और एग्रेशन दिखाना ज्यादा कल्चरली एक्सेप्टेबल माना जाता है। तो वही सेम कमजोरी उनमें एएसपीडी के रूप में उभर कर आती है ना हैरान करने वाली बात। अब आगे बढ़ते हैं हिस्सा 5 की तरफ, नार्सिसिस्टिक और हिस्ट्रियोनिक डिसऑर्डर्स। ये कम गंभीर हैं पर उतने ही जटिल हैं। जब हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या एनपीडी की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एक ऐसा इंसान जो खुद को सबसे बड़ा मानता है, जिसमें एंटाइटलमेंट की भावनाएं, एम्पैथी नहीं है और जो बेहद एरोगेंट है। लेकिन यही तो कैच है, ये सारा घमंड, ये अहंकार, ये असल में सिर्फ एक बचाव का तरीका है, एक मास्क है। इस ओवर कॉन्फिडेंट छवि के ठीक पीछे वही अंदरूनी असुरक्षा और किसी का प्यार न मिल पाने का डर छिपा होता है। वही सेम फाउंडेशन जो इस पूरे क्लस्टर बी की बुनियाद है। और अब आते हैं इस स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस पूरे क्लस्टर बी में ये सबसे कम इम्पेयरिंग माना जाता है। इन लोगों में लगातार ध्यान अपनी तरफ खींचने की चाहत होती है। इनका व्यवहार बहुत थिएट्रिकल यानी नाटकीय होता है और ये बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि क्लस्टर बी के बाकी डिसऑर्डर्स के मुकाबले हिस्ट्रियोनिक डिसऑर्डर में बचपन के अब्यूज या बाल शोषण का कोई क्लियर लिंक नहीं देखा जाता, और इसमें बीपीडी या एएसपीडी जैसा एक्सट्रीम गुस्सा भी नहीं होता। और ये कंपैरिजन एक बार फिर से उस जेंडर डिवाइड को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। देखिए, पुरुषों को शुरू से सिखाया जाता है कि सोसाइटी में अप्रूवल हासिल करने के लिए अपनी सक्सेस और उपलब्धियों का दिखावा करो, इससे नार्सिसिस्टिक लक्षण बनते हैं। और दूसरी तरफ महिलाओं को उसी अंदरूनी असुरक्षा और दर्द को छुपाने के लिए अटेंशन पाने वाले और फ्लर्टेशियस व्यवहार की तरफ धकेला जाता है, जिससे हिस्ट्रियोनिक लक्षण सामने आते हैं। अंदर का दर्द बिल्कुल सेम है, बस उसे ढकने का नकाब कल्चर के हिसाब से बदल गया। इस सब को आपस में जोड़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से में, द यूनिफाइड थियरी। अगर मैं इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर टेकअवे सिर्फ एक लाइन में समेटूं तो वो होगा शेयर्ड पैथोलॉजी, वेरिएबल एक्सप्रेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चाहे कोई बाहर से कितना भी अग्रेसिव लगे, मैनिपुलेटिव लगे या अटेंशन के लिए नाटक करता दिखे, उन सभी के पीछे सिर्फ एक ही चीज काम कर रही है, और वो है भावनात्मक अस्थिरता और खुद की बहुत ही कमजोर छवि। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि ये कंडीशन अंदर से कितनी सिवियर है और हमारे समाज ने, कल्चर ने जेंडर के हिसाब से उस दर्द को एक्सप्रेस करने का कौन सा रास्ता दिया है। तो सोचिए, जब हमें ये पता चलता है कि इन सारे डरावने या नाटकीय व्यवहारों के पीछे एक बेहद डरा हुआ और अंदर से टूटा हुआ इंसान छुपा है, तो क्या इससे इन डिसऑर्डर्स को देखने का नजरिया नहीं बदल जाना चाहिए? क्या इस समझ के बाद हम इन गलत समझी जाने वाली स्थितियों को बेहतर सहानुभूति और प्रॉपर केयर के साथ नहीं देख सकते? ये एक ऐसा सवाल है जो आप सबको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम सिर्फ बाहरी लेबल से आगे बढ़कर उस कोर ह्यूमन को देखते हैं, तभी समझने की असली शुरुआत होती है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया।